लोगों को सुप्रभातम। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे मराठाओं के उत्कर्ष के बारे में। इससे पहले के जितने भी वीडियो थे उसको हमने देखा था मुग़ल वंश के बारे में। तो मुग़ल वंश के बाद जिस महत्वपूर्ण शक्ति का उदय हुआ वो था मराठा शक्ति। तो मराठा शक्ति में हम लोग देखेंगे मराठाओं के उत्कर्ष में कि जो मराठा लोग थे वह महाराष्ट्र में पुणे के कोकड़ी इलाके में रहते थे। और जो पुणे के कोकड़ी पहाड़ी इलाके में रहते थे तो वे मुख्यतः उनका काम क्या था, कृषक थे, किसान थे और सैनिक थे। यही इनका जो है कि क्या था, उनका मुख्यतः काम था। और वो दक्षिण राज्यों में भी जितने भी दक्षिण राज्य थे वहाँ पर वो विविध पेशा करने लगे थे। इसके अलावा जो बीजापुर का क्षेत्र था महाराष्ट्र के निकट, वहाँ पर वो लूटपाट किया करते थे। सामान्यतः क्या किया करते थे, लूटपाट किया करते थे। और वे बलशाली योद्धा थे। क्या थे, बलशाली योद्धा थे। लेकिन मराठा भक्ति की प्रेरणा से, मराठा की जो भक्ति साहित्य थी उनकी प्रेरणा से, और जो उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी उनमें कूट कूट कर भरी थी। और इसके कारण जो है कि जब शिवाजी का नेतृत्व मिला तो वो और भी क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। क्या हो गए, और भी शक्तिशाली हो गए। तो जो पेट्रोल होता है ना, अगर उसे एक चिंगारी हम लगा दें ना तो वो आग बन जाता है। क्या बन जाता है, आग बन जाता है। तो वैसे ही जो मराठा थे वो पहले से क्या थे, उनमें जो मराठी भक्ति जो साहित्य थी, जो उनकी वीरता की गाथाएं थी, और वो सैनिक भी थे। तो वो योद्धा तो पहले से ही थे। लेकिन जब उन्हें नेतृत्व मिला, शिवाजी एक चिंगारी का काम किया उनके लिए। कौन सा काम किया, चिंगारी का काम किया। और जब शिवाजी का उन्हें नेतृत्व मिला तो वो प्रबल शक्ति के रूप में उभरे। क्या हुए, प्रबल शक्ति के रूप में उभरे। और ऐसी असाधारण शक्ति के रूप में उभरे जो कल तक लूटपाट के समुदाय के रूप में मुग़लों द्वारा जाने जाते थे। वही बाद में जो है कि क्या किए, मुग़ल को भी बाद में उन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में दर्जा देना पड़ा। क्या होता है कि मराठा शक्ति के उद्भव में, जो मराठा शक्ति का उदय हुआ, जैसे आज अगर बीजेपी की शक्ति का उदय होने का अगर मुख्य श्रेय हम किसको देंगे, मोदी को। अगर बीजेपी अगर आज उदय हुई है, अगर आज के डेट में 2014 के उदय में, तो एक योद्धा के कारण, और वो है कौन, मोदी के कारण। वन मैन आर्मी कह सकते हो आप लोग इसे। तो जिस तरह से बीजेपी को पुनर्जीवित कर दिया मोदी ने, उस तरह से मराठा की शक्ति को, मराठा की विचारधारा को, मराठा की भक्ति की जो साहित्य की वीर गाथाएं थी, उन सबसे पल्लवित सभी को उदय कर दिया किसने, शिवाजी ने। किसने उदय कर दिया, शिवाजी। तो चलिए आप सभी लोगों को हम शिवाजी के बारे में पहले बताते हैं, क्योंकि मराठा शक्ति के उद्भव में इनका ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखते हैं जो मराठाओं का उत्कर्ष था उनमें संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। इसीलिए शिवाजी को फाउंडर कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। और इनका जन्म क्या हुआ था, 16 अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म जो है कि शिवनेर दुर्ग जुन्नेर के निकट हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। क्या नाम था, शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था, जीजाबाई। हमें याद है मेरी बचपन में जब माँ थी तो बोली थी कि शिवाजी की माता का नाम क्या है। तो मैंने बोला था माँ को कि, उन्होंने बोला था शिवाजी की माता का नाम क्या है, तो मैंने किताब में पढ़ा था तो मैंने बोला जीजाबाई। तो मैंने शिवाजी को पहले यही समझा था ना कि शिव जी जो हैं गर्दन में लपेटे बांधे रहते हैं, सांप लपेटे रहते हैं, वही शिवाजी हैं, वही शिव जी हैं। उन्हीं की माता का नाम जीजाबाई है। लेकिन बाद में जब हिस्ट्री पढ़ा, जब क्लास 8 में आया, तब मुझे पता चला, अरे नहीं, वो शिवाजी अलग हैं, ये शिवाजी अलग हैं। वो शिवाजी पहाड़ वाले, कैलाश पर्वत वाले शिवाजी हैं, और ये शिवाजी वाले मराठा वाले शिवाजी हैं। और इनके माता का नाम क्या है, जीजाबाई है। इनके गुरु का नाम कोंडदेव और राम प्रसाद था। लेकिन इनमें जो गुरु कोंडदेव थे वह बहुत ही प्रसिद्ध थे, मेन गुरु थे, मुख्य गुरु थे। गुरु कोंडदेव से इन्होंने सैन्य अभ्यास लिया। जो सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास होता है उन्होंने किससे लिया था, गुरु कोंडदेव से लिया था। किससे लिया था, गुरु कोंडदेव से लिया था। और विवाह किया था किससे, साईबाई निम्बालकर से किया था। किससे किया था, साईबाई निम्बालकर से किया था 1640 ईस्वी में। यानी कि मात्र 13 वर्ष की ईस्वी में जो है कि इनकी शादी हो गई थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने
इनका विवाह हो गया था। पहले क्या होता था कि बाल विवाह प्रचलन था, जैसे कि अभी छोटा बच्चा है 6 महीना का है ना, और उसे जो है कि शादी ब्याह लोग कर देते थे, अभी इतनी इतनी है बचपन में बाल्य विवाह हो जाता था। तो वैसे ही इनका भी, मोदी का भी बाल्य विवाह हुआ है। 13-14 वर्ष के थे, खेल रहे थे, उसी में विवाह कर दिए मोदी का। तुम देखो नरेंद्र उनको देखो, महात्मा गांधी को, उनका भी बाल विवाह था, 8 वर्ष के थे तो ब्याह हो गया कठपुतली बाई से। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें, अब हमारा थोड़ा आप लोग का वीडियो पॉज करना पड़ा, और इसका जो मुख्य वजह था, मैंने महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कठपुतली बाई बोल दिया था, जो उनका नाम पुतली बाई था। मिस्टेक हो गया, टंग है फिसल गई, सॉरी। इस सब जानकारी के लिए आप लोग केयर करिएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पुतली बाई था, समझे। अब ध्यान देना, शाह प्रोवाइड हिम पूना की जागीर। क्या होता है, शाहजी भोसले कौन थे, इनकी माता जी थी, हाँ इनके पिताजी थे। शाहजी कौन थे, इनके पिताजी थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूना की जागीर खुद किसको दे दिया, शिवाजी को दे दिया। पूना की जागीर खुद शिवाजी को दे दिया, और स्वयं शाहजी बीजापुर के निकट नौकरी करने चले गए। कहाँ चले गए, नौकरी करने चले गए, और वहीं की रियासत में वो क्या करने लगे, नौकरी करने लगे, समझे। 1640 में इनका विवाह था, ये सब आप लोग को हमने बताया था। और 1644 ईस्वी में, यानी कि मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, बीजापुर के तोड़र पर अटैक किया। बीजापुर के तोड़र पर अटैक किया, और 1656 ईस्वी में अपना कैपिटल जो है कि कहाँ कर लिया, रायगढ़ कर लिए। कहाँ कैपिटल कर लिए, रायगढ़ में कर लिए। और जो इनको राजा की उपाधि दी गई थी, वह खुद औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। क्या किया, जब उन्होंने सूरत को लूटा और कई सारे साम्राज्य को अपने शासन में मिला लिया, तब जो है कि औरंगजेब ने इसे कौन सी उपाधि दी, राजा की उपाधि प्रदान की। अब क्या होता है, इनके बढ़ते प्रभाव से क्या होता है कि जो बीजापुरी सुल्तान थे या मुग़ल थे, ये सब जो है कि इनके जो है कि इनमें खलबली मच रही थी। यानी शिवाजी की जो वीरता थी, जो इनका जिस तरह से वीरता से इनका साम्राज्य फैल रहा था, बाकी सब में खलबली मच रही थी। और इससे जो है कि बीजापुरी जो सुल्तान थे, उसने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। और जब अफजल खान को भेजा 1659 ईस्वी में, तो शिवाजी वीर बहादुर थे, तो उन्होंने क्या किया कि शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। अफजल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब तो औरंगजेब पगला गया, गरमा गया, समझे। उसको तो बरम बाबा चढ़ गए। अब वो बहुत खुशिया गया। तब उसने क्या किया, इससे क्रुद्ध होकर के औरंगजेब ने क्या किया कि अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। और जब वो अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा बच्चों, तब क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ जाते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया, उसके साथ जितने भी लोग थे उन सबको मार डाला, लेकिन शाइस्ता खान किसी भी तरह से बच के भाग गया, समझे। अब क्या होता है, औरंगजेब और भी क्रुद्ध हो गया। और जब औरंगजेब और क्रुद्ध हो गया, तो अगली बार इसने किसको भेजा, शिवाजी को दबाने के लिए जय सिंह को भेजा। जब जय सिंह को उसने भेजा औरंगजेब ने शिवाजी के पास, तो जय सिंह ने क्या किया, जो किला थी, किला की सारी घेराबंदी कर दी। किला की क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। और पुरंदर की जो भी किला थी उसकी घेराबंदी कर दी। और उसमें शिवाजी की हार हो जाती है। और जब शिवाजी की हार हो जाती है, तब क्या होता है कि वो शिवाजी को बंदी बना लेते हैं, और उसके फलस्वरूप पुरंदर की संधि करते हैं। और पुरंदर की संधि में औरंगजेब जो है कि अब शिवाजी को अपने जेल में लेकर के कैदी खाना में ले जा करके और कैद करके बंद कर देता है। जब कैद करके बंद कर देता है, तो शिवाजी जो है कि किसी भी तरह से अपनी चतुराई से अपने पुत्र सहित वहाँ से भाग निकले। क्या किए, वो अपने पुत्र सहित वहाँ से भाग निकले। जो वीर हमारे शिवाजी थे, वो हिंदू शक्ति की स्थापना करना चाहते थे भारत में सदियों से मुग़ल वंश, फिर जितने भी अरब के शासक थे और जो फारस के शासक थे, उन्हीं सब का शासन कई सालों से रहा।
तो उन्होंने सोचा, उनका जो सपना था वो ये था कि हम भारत में, जो अखंड भारत है, इसमें हम हिंदू शक्ति की जो है कि स्थापना करेंगे और हिंदू राज्य का विस्तार करेंगे। उनकी यह एक सोच थी, उनका यही मेन मकसद था। अब हम लोग बात बता देते हैं, 1672 ईस्वी में पनहल दुर्ग बीजापुर से छीन लिया। बीजापुर से उन्होंने क्या कर लिया, पनहल दुर्ग को छीन लिया। और हम आप लोग को बता दें इनकी मजबूतियाँ क्या थी। इनकी मजबूतियाँ क्या थी कि ये जो यहाँ के लोग रहते थे वह पर्वत पठारों पर रहते थे, सब कटीले रास्ते थे, पर्वतों से घिरा हुआ रास्ता था, उनको वहाँ का ज्ञान था। उनको जो बच्चा, जो कोई भी जिस माहौल में रहता है, जिस परिस्थिति से रहता है, वह उस परिस्थिति को जानता है, वह उस परिस्थिति को समझता है। और यही कारण था कि वहाँ के लोग तो वहाँ की परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो मुग़ल थे वह पहाड़ी इलाके, जो पहाड़ के रास्ते होते हैं, उससे तो वाकिफ़ नहीं थे, समझे। तब क्या होता है कि इससे ये गुर्रिल्ला युद्ध करते थे। गुर्रिल्ला परंपरागत इनका एक युद्ध था, जिसमें जो है कि ये छिप करके वार करते थे, पहाड़ों के बीच छिप जाते थे और जो भी दुश्मन आते थे उनको मार गिराते थे। यही था गुर्रिल्ला युद्ध। तो इनके सारे जितने सारे सैनिक थे वो गुर्रिल्ला युद्ध में बहुत ही परंपरागत थे। तो ये एक मुख्य कारण हो गया कि भौगोलिक अवस्था और गुर्रिल्ला युद्ध में परंपरागत, ये दो इनकी मुख्य मजबूतियाँ थी, जिनके कारण ये अपना साम्राज्य का विस्तार किए, समझे। और एक मराठा जो शक्ति थी, ये एक अभूतपूर्व शक्ति के रूप में उभरा, समझे। और ये हम बता दें, मुग़लों को चने चबा दिए थे, ये लखेद के मारे थे, समझे। आप लोग को बताएं तो कितने वहाँ तक वहाँ जो थे मुग़ल कालीन जो बैठे थे औरंगजेब के शासनकाल में, वह सब जो है कि समझ गए थे, थर थर काँपने लगे थे शिवाजी से, इतना ये शक्तिशाली हो गए थे, समझे। अब क्या होता है, हम आप लोगों को बता दें कि 1672 ईस्वी में इन्होंने पनहल दुर्ग बीजापुर से छीन लिया। और बीजापुर को छीनने के बाद इनका राज्याभिषेक होता है 1674 ईस्वी में। राजा तो कभी का बन गए थे, लेकिन राज्याभिषेक जो होता है वह 1674 ईस्वी में होता है। और 1674 ईस्वी में जो इनका राज्याभिषेक किए थे वह गंगा भट्ट, एक काशी विद्वान थे। काशी हमारे बनारस में जो है, काशी अभी बगल में, वहीं के विद्वान थे एक गंगा भट्ट, उन्हीं से अपना राज्याभिषेक करवाया। अब हम आप लोग को बता दें कि ये जो गंगा भट्ट हमारे हैं, ये वास्तव में काशी विद्वान कहे जाते थे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये काशी के मूल निवासी रहने वाले थे, नहीं, ये जो है कि महाराष्ट्र के ही थे, लेकिन ज्ञान लेने के लिए कहाँ आ गए, बनारस आ गए और लगातार 15-20 साल बनारस रहे। तो इसलिए जो महाराष्ट्र के लोग थे वो इन्हें क्या कहते थे, वो इन्हें काशी विद्वान कहते थे। और इसलिए जब इन्हें काशी विद्वान कहते थे तो उन्हीं से इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया और 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की। इसलिए छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। उनके नाम के आगे छत्रपति बोला जाता है। जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर बोला जाता है, तो क्या है, पीएचडी करना एक उपाधि है। तो वैसे ही छत्रपति भी क्या थी, एक उपाधि थी, समझे। अब अगर हम बात बता दें आप लोग को, ये जो वीर बहादुर थे ना, मात्र 53 वर्ष की उम्र में 1680 में ये मर गए, अमर हैं ये, इनको एक बार प्रणाम करो। अब हम बता दें आप लोगों को कि मात्र 53 वर्ष की उम्र में, मात्र 53 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी अब हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो इनके मंत्रिमंडल थे, उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। और जो अष्टप्रधान में जो सबसे ऊपर वाला पद था उसे पेशवा का पद कहा जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्माननीय पद था। अगर हम बात करें आप लोगों को, आज भारत में अगर सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानीय पद है अगर राजनीति की दृष्टि से, राजनीतिक कुशल दृष्टि से, तो कौन है, प्रधानमंत्री पद। क्या है, सबसे सम्मानीय और सबसे ऊंचा पद है। तो उस तरह से ही ये जो अष्टप्रधान थे उसमें जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एवं सम्मानीय जो पद था वो कौन सा पद था, पेशवा का पद था, समझे। अब हम आप लोग को बता दें, इनकी जो भाषा थी मराठी थी, मूल भाषा इन लोगों की क्या थी, मराठी थी। और इनकी जो सेना थे वह 3 भागों में बटा हुआ था। एक पागा क्या होते थे, जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, जो घोड़े पर घोड़सवारी मतलब घोड़े दौड़ाते थे। तो
घुड़सवारी जो सैनिक थे उनको क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। पागा नहीं, पागा, समझे? अब ध्यान देना, पैदल सेना, जो सेना पैदल चलती थी, जो पैदल युद्ध करती थी, जैसे आज के पर हम इसे इन्फेंट्री सेना कहते हैं, इन्फेंट्री मिलिट्री जो पैदल युद्ध करती हैं, तो जो इन्फेंट्री थी वो भी एक इन्फेंट्री थी। और तोप चलाने वाली भी सेना थी। अब आप लोग कहेंगे कि इनको तोप कहाँ से मिल गया? तो जो इनको तोप मिला था वो अंग्रेज़ों ने दिया था। अंग्रेज़ों ने इनको क्या प्रोवाइड किया था? तोप प्रोवाइड किया था। अब समझते हैं हम बताएं अष्टप्रधान के बारे में। अब आप लोग को बताना है किसके बारे में? अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान क्या होते हैं? तो अष्टप्रधान में जो सबसे ऊंचा पद होता है वह पेशवा का पद होता है। पेशवा प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। तो इससे पहले हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा ऊंचा और सम्माननीय पद अष्टप्रधान में था वो कौन था? पेशवा पद था, जो क्या करता था कि राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख, इसका सारा का जिम्मा जो है कि जिम्मेदारी कौन लेता था? पेशवा लेता था। कौन लेता था? पेशवा लेता था। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे सरी ए नौबत। सरी ए नौबत क्या होते थे? जो सेनापति होते हैं, जो सैन्य प्रधान होते थे, उन्हें जो है कि क्या कहा जाता था? सरी ए नौबत कहा जाता था। समझे? अब आप लोगों को हम नेक्स्ट थर्ड में बताएंगे अमात्य। अमात्य क्या होते थे? राजस्व मंत्री होते थे। राजस्व मंत्री का मतलब कि वो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। आय व्यय का लेखा जोखा मतलब कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, जितना भी मतलब जो काम घर में मम्मी करती हैं पापा के साथ, वह जो कि कौन करता है? राजस्व मंत्री उस समय मंत्रिमंडल में करता था, जिसे आमत्य कहते हैं। समझे? इसीलिए कहते हैं, मतलब घर की लक्ष्मी महिलाओं को कहा जाता है। पैसा कमाते हैं पुरुष, लेकिन पैसा किसके पास रहता है? हमारी मम्मी के पास रहता है। अगर बात करें तो ऐसा, पापा पैसा कमाते हैं, ऐसा होता है। वास्तव में होना भी चाहिए, इसीलिए लक्ष्मी तो कहा जाता है बेटियों को। अब ध्यान देना, वाक्यानवीस। वाक्यानवीस क्या होते थे? जो सूचना गुप्तचर देते थे। बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक राज्य के शासन कर रहे हैं तो अपने दुश्मन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र चला रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि गुप्तचर फैला रखे थे। आखिर हमारी दूसरे राज्य में जाओ, हमारे बारे में क्या बातचीत चल रही है, आज भी गुप्तचर हैं। तो उस तरह से उस समय के जो गुप्तचर थे उनको वाकयानवीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाकयानवीस कहा जाता था। चिटनीस किसको कहा जाता था? जो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली देखना। जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों को मुगल सम्राट भिजवा दिया किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ कुछ भेजने के लिए। अब शिवाजी तो मराठी बोलते हैं, उनको मराठी आती है, या उनके जो भी और भी राज्य में लोग रहते थे, और वो किस भाषा में भेजेंगे? फारसी भाषा में। तो ये चिटनवीस क्या करते थे? फारसी भाषा का ही रूपांतरण जो मराठी में था उस भाषा में सुनाते थे, और वो बताते थे कि शिवाजी ये जो मुग़ल हैं वो ये दिए हैं कि ये नोटिस जारी किए हैं, जिसका मतलब ये होता है। उसकी भाव शैली भी समझाते थे कि किस भावना आवेग में उन्होंने इस बात को बोला है। समझे? उसे हम लोग क्या कहते थे? चिटनीस कहते थे। धंधे। अब ध्यान, सुमंत। आप सुमंत, आर्य सुमंत जानते हो? रामायण में आप लग जाओगे तो जो मेन जो मंत्री थे दशरथ के, वो आर्य सुमंत थे। तो वहीं से याद कर लेना, ये जो सुमंत होते थे विदेश मंत्री होते थे। अष्टप्रधान में ये क्या होते थे? विदेश मंत्री का काम करते थे। कहीं भी विदेश मंत्री मतलब दूसरे राज्य में जाना है, या वहाँ से अगर कोई डिस्कशन निर्णय लेना है, तो उसका काम कौन करते थे? सुमंत करते थे। समझे? अब ध्यान देना, पंडित राव। पंडित राव क्या करते थे? अब देखो, धार्मिक कार्य, मुहूर्त निकालना, शादी ब्याह के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ता है। किसी भी काम के लिए मतलब कि जो है बात करें तो एक तिथि निर्धारण करना, तो उस राज विभाग में कब कौन सा काम करना है। और धार्मिक काम ये थोड़ा है कि अब कोई शत्रु अटैक कर दिया, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, अच्छा अभी मुहूर्त नहीं हुआ है, अभी नहीं, दो महीना बाद मुहूर्त निकलेगा तब जाके युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। धार्मिक कार्यों के लिए जो तिथि का निर्धारण किया जाता था वह जो है कि पंडित राव करते थे। जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? उस समय पंडित राव कहते थे। समझे? और न्यायाधीश क्या होता है? न्यायाधीश जो है कि आप ही जानते हो, न्याय विभाग का प्रधान, आज भी उसे न्यायाधीश कहते हैं। तो जो न्याय विभाग का जो सबसे सर्वोच्च था, जैसे आजकल के ज़माने में हमारे CJI हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्हें जो है कि वैसे उसमें जो अष्टप्रधान थे, जो न्याय विभाग के प्रधान थे, उन्हें जो है कि क्या कहा जाता था? न्यायाधीश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? न्यायाधीश कहा जाता था। अब हम आप लोगों को बता दें कि दो प्रकार कि शिवाजी के समय मुख्य रूप से दो प्रकार के क्षेत्र होते थे।
एक जो स्वराज था जो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का मतलब उस पर नियंत्रण केवल और केवल मराठाओं का था, तो वो उस प्रकार की ज़मीन को स्वराज भूमि कहा जाता था। और एक भूमि होती थी मुगतई। मुगतई ऐसी भूमि होती थी जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी दोनों वसूल करते थे। अब आप लोग कहोगे चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है, राइट। देखो बेटा लोग, चौथ क्या होता है, मुगल या दक्कनी राजाओं का जो शासन था, जहाँ पर मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था, लेकिन वहाँ पर हक जमा रहे थे कौन, मराठा। उस क्षेत्र को कहा गया चौथ। और सरदेशमुखी उस क्षेत्र को कहा जाता था जो मुगलों के अधीन तो थे लेकिन मराठा उस पर दावा करते थे। वहाँ से जो कर वसूला जाता था वो 10%, और वहाँ से जो कर वसूला जाता था 10%, जिसे कहा जाता था सरदेशमुखी। यानी कि ये अपना स्वराज नहीं था, समझे, लेकिन दावा पूर्णतः था। तो ऐसी जो है कि ऐसी भूमि को हम लोग, ऐसी जो कर नीति थी, जो क्षेत्र था, ऐसा जो क्षेत्र था उसको मुगतई क्षेत्र कहा जाता था। और जो स्वराज, स्व मतलब अपना, राज मतलब जो अपना राज्य है, उसे स्वराज कहा जाता था। और जो शिवाजी ने सपना देखा था वह स्वराज्य का ही सपना देखा था। स्वराज्य का मतलब सपना, और स्वराज्य का सपना को किससे जोड़कर देखा था, हिंदू साम्राज्य के रूप में जोड़ करके देखा था, समझे। अब अगर हम बात बता दें आप लोगों को, शिवाजी के समय मराठाओं द्वारा 33% वसूल लिया जाता था लगान। जैसे मान जब 100 किलो अनाज हुआ ना, तो 33 किलो अनाज किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। इसका मतलब 1/3%, 1/3 भाग जो है कि क्या हो जाता था, लगान वसूला जाता था, समझे। और शिवाजी ने 2 बार 1664 एवं 1670 2 बार सूरत को लूटा। और फाइनली इनकी डेथ कब हुई थी, हमने आप लोगों को इससे पहले बताया था, 1680, 53 वर्ष की अवस्था में। और यही वो वीर हैं जिनकी गाथा गाई जाती है, और जिनकी गाथा आज भी महाराष्ट्र में गाई जाती है, और जिनकी मूर्ति महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकार कौन बनते हैं, और शिवाजी के बाद मराठा का वंश किस तरह से, मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम आप लोगों को कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, भारत।